गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। आई नो ये चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, कई वीडियोस हो गई हैं, लेकिन चैप्टर भी बड़ा था, इसलिए आप लोग को मैंने पार्ट्स में भेजा है कि आपको समझ में आए ईजिली, आप लोग को बोरिंग फील ना हो। इससे छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं, इनको आप समझ लें। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कैसे, अंबेडकर क्या चाहते थे कि वो क्या चाहते थे, डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, वो दलित्स के लिए अलग चाहते थे। जिन्ना ने चाहा था मुस्लिम्स के लिए, लेकिन गांधी ने इन सबको मना कर दिया था। उन्होंने कहा ये तो सोसाइटी और नेशन को डिसइंटीग्रेट कर देगा, ये कर सकता है, बट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। वाई मुस्लिम्स एलाइनेटेड, तो मुस्लिम्स जो थे वो अपने आप को अलग थलग क्यों महसूस करने लगे थे, ये था कि क्यों, वाई मुस्लिम्स एलिनेटेड। डोमिनेशन ऑफ हिंदू रिलीजन लीडर्स इन कांग्रेस, क्योंकि जो था कांग्रेस में क्या था, हो रहा था, प्रभुत्व हो रहा था, डोमिनेट हो रहे थे वो लोग। कौन प्रभुत्व किसका था, हिंदू रिलीजन लीडर्स का कांग्रेस में, इसलिए मुस्लिम्स को डर था। फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इरविन और गांधी जी के बीच होनी थी, वो फेलियर हो गई थी। क्लैशेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो क्लैशेस थे, जो भी हो रहे थे, मतभेद जो भी हो रहे थे, उनको लेकर के। कैंसिलेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड की गई थी, तो वो भी कैंसिल हो गई थी। Muslims feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority, कि हिंदू मेजॉरिटी का जो प्रभुत्व होगा उसमें जो है मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी, माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम्स की जो आइडेंटिटी है और जो कल्चर है वो उसमें खो के रह जाएगा, समझ कहीं मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को डर था इस बात का, वो लोग अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। फैक्टर्स हेल्प्ड टू ग्रो नेशनलिज्म, कौन से फैक्टर्स थे जिसने नेशनलिज्म के लिए, ग्रो के लिए हेल्प की थी। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता, जब भारत माता का कॉन्सेप्ट आया तो ये लोगों में बहुत भावना बढ़ गई कि भारत माता हमारी माता है, हमें अपने देश के लिए लड़ना है, हमें अपने देश को जिताना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था भारत माता का, इसने हमारे नेशनलिज्म होने, हमारी जो फ्रीडम, जो स्ट्रगल चल रही थी, उसमें बहुत बड़ा हाथ निभाया था, बहुत बड़ा इसका वो रहा कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता। इट वाज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की इमेज की तरह दिखाया जाने लगा कि हमारा देश क्या, भारत माता है 20th सेंचुरी में। तो इसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले ये इमेज शो की थी, सबसे पहले ये इमेज लाई थी। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड। उन्होंने 1870s में क्या लिखा था, वंदे मातरम, एक भजन लिखा भारत माता के लिए, अपनी देश भूमि के लिए, अपनी जन्म मदरलैंड के लिए उन्होंने एक ये भजन लिखा। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। उन्होंने एक फेमस इमेज बनाई भारत माता की। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. ऐसी भारत माता की एक उन्होंने इमेज बनाई जो बहुत ही शांत, बहुत ही चीज़ों को दिखाती है, स्पिरिचुअल, मतलब उस पर जो है अपनी जो हमारी रिलीजन से रिलेटेड भक्ति वाली एक इमेज दिखाई। बहुत अच्छे से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इंडियन फोल्कलोर, जो हमारे जो लोक साहित्य थे, उनने बहुत बड़ा हाथ निभाया, ये बहुत बड़ा साथ दिया भारत की उसमें स्वतंत्रता संग्राम में। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोल्क टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लीजेंड्स। वो जो क्या करते थे, फोक सॉन्ग के लिए, लोक गीतों के लोकगीतों के थ्रू, और ये वो सब तरीके से वो गाँव में और सब जगह टूर किया करते थे। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाई आउटसाइड फोर्सेज। जो आउटसाइडर्स जो इमेज बना रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, हमारे देश की जो हालत कर रहे हैं, वो सबको ख़त्म करेगा। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's
नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। जो पुरानी जो था पास्ट जो था उसको उसके लिए एक आइडियल एक अच्छी भूमिका निभाने में काम आ रहा था, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि हमारे देश में पीछे पीछे क्या क्या हो चुका है। सब लोकगीतों के सारे हमारे देश की क्या क्या सभ्यताएँ, हमारे देश में क्या विशेषताएँ हैं, वो लोकगीतों के लोक साहित्यों के द्वारा इन सब की सहायता से वो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे कि हमारे लिए एक सभी देशवासियों में प्राइड की सेंस ला रहे थे कि सब गर्व कर सकें। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में क्या कर रहे थे, वो कुछ मिथक के द्वारा, पोइम्स के द्वारा, नर्सरी राइम्स चलाते थे। इनके द्वारा वो जो थे वो लोक में जो लोअर लेवल मीन्स अपने जो एक कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर वो इस तरीके की मुहिम चला रहे थे। इन मद्रास नतेश्वर शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। उन्होंने मद्रास में नतेश्वर शास्त्री ने एक पब्लिश की थी मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोक टेल्स, द फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ही बिलीव दैट फोल्कलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उन्होंने कहा कि फोल्कलोर जो है वो नेशनल लिटरेचर है, लोक साहित्य जो है वो हमारा राष्ट्रीय साहित्य है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैन्युफैक्चर ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कहा कि एक ट्रस्टवर्दी, एक भरोसेमंद जो है मैन्युफैक्चर है, व्यक्ति है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, चरित्रों को, इन सब चीज़ों को दर्शा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं वास्तविक जो हमारी विचार हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं। इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राइकलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइंड। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, बंगाल में एक ट्राइकलर बनाया गया था, उसके रेड ग्रीन एंड येलो। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम। जो उन्होंने कहा उसमें 8 लोटसेस थे, रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे वो 8 प्रोविंसेस, 8 प्रांतों को ब्रिटिश के जो इंडिया में ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रांतों को। और जो क्रिसेंट मून था, जो वर्धमान जो हाफ राइजिंग जो राइजिंग स्टार था, वो क्या शो कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को कि ये सब एक हैं। बाई 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया था। इट वॉज अगेन अ ट्राइकलर रेड ग्रीन एंड वाइट एंड हैड अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। कि गांधीयन आइडियल जो था कि अपने आप अपनी मदद की जाए, सेल्फ हेल्प के लिए। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। कि जो ये जो था झंडा, इसको ऊपर रखा जाता था, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस में, बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, अपनी डिफेंस के लिए सिंबल रखा जाता था, वो एक सिंबल बन गया था। फिर री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय द एंड ऑफ 19th century मैनी इंडियंस बिगिन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन इंडियन हिस्ट्री एंड टू बी टॉट अबाउट डिफरेंटली। इस तरीके से वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने देश की विशेषताओं को, जो पुराने प्राचीन समय में हो चुकी हैं ये सब विशेषताएँ, वो बताया करते थे। द ब्रिटिश सा इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को कैसे देखते थे, बैकवर्ड और प्रिमिटिव, पिछड़े हुए लोग। इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग दमसेल्व्स, वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, इस तरीके से देखा करते थे कि ये लोग पुराने विचारों वाले, पिछड़े, इस तरीके के लोग हैं। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगिंस लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। और इसके बदले में इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया लुकिंग इनटू द पास्ट, अपने पास्ट में देखना और उसको डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट, और उसको खोजा कि इंडिया ने जो पुराने प्राचीन काल में, पास्ट में जो बीत चुका है, उसमें उन्होंने कितने अचीवमेंट्स इंडियंस ने लिए थे, इंडियन किस तरीके से अपने सब चीज़ों को खोज कर चुके हैं, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। उन्होंने इसके बारे में लिखना स्टार्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जो हमारी ग्लोरियस जो डेवलपमेंट्स हैं एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर के, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, इन सब को लेकर के जब ये सब फ्लरिश जो था, सब इन्होंने स्टार्ट किया।
इन सबको आगे बढ़ाया. This glorious time in their view was followed by a history of decline when India was colonized. These nationalist histories give the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. और ये सारी जो विचार थे, ये सारी जो अचीवमेंट्स वो दिखा रहे थे, वो सब लोगों की मानसिकता को बदलने में चेंज थे कि भारतीय कुछ भी कर सकते हैं. और ब्रिटिशर्स को वो लोग ये प्रूव करना चाहते थे कि भारतीय अपने आप में सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी सत्ता को अपने आप चला सकते हैं. उन्होंने बहुत बहुत अचीवमेंट्स किए हैं और इस तरीके से वो गर्व करने की, अपने को गर्व की समय दे रहे थे, कि अपने को गर्व करने का कारण दे रहे थे कि भारतीय जो हैं वो अपने आप पर गर्व महसूस करें. और ब्रिटिश रूल जो भी था उसकी जो मानसिकता थी उसको दिखाना चाह रहे थे नीचा. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट क्या था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखिए स्पेशली क्या था. खिलाफत मूवमेंट इज़ कंसीडर्ड द वन सेट ऑफ दिस मूवमेंट. खिलाफत आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन था और इट वाज डन इन वन फेज़. वुमेन पार्टिसिपेट वाज लेस. दोनों में डिफरेंस देखते हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, इन दोनों में क्या अंतर था. नॉन असहयोग, सिविल डिसोबिडियंस, अवज्ञा आंदोलन. खिलाफत मूवमेंट इज़ कंसीडर्ड द वन सेट ऑफ दिस मूवमेंट और साल्ट मार्च इज़ कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट. ठीक है, उधर खिलाफत मूवमेंट था इसका एक स्पेशल और इधर साल्ट मार्च से ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, जो दांडी मार्च था. इट वाज डन इन वन फेज़, ये एक फेज़ में हुआ था और ये 2 फेजेस में हुआ था. वुमेन पार्टिसिपेशन जो था नॉन कोऑपरेशन में बहुत ही कम था, लेकिन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था. वुमेन्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गया था. इट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौराहा. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने तब कॉल ऑफ किया था जब चौरी चौराहा कांड, जहाँ पर एक पुलिस चौकी पे 40 पुलिसकर्मियों को मारा गया था, उनकी हत्या हुई थी, इसलिए इन्होंने इसको कॉल ऑफ किया था. और जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था वो कब कॉल ऑफ हुआ था, बिटवीन इरविन एंड गांधी. गांधी का जो पैक्ट, पूना पैक्ट जो हुआ था उस टाइम पे इसको कॉल ऑफ किया गया था. द एम ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉट टू कोऑपरेट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम था कि उन्हें कोऑपरेट नहीं करना था ब्रिटिशर्स को, कि क्या करेंगे, वो विदेशी जो सामान है उनको जला देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, आने नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें. और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट क्या था, द एम ऑफ द मूवमेंट वाज नॉट टू ओबे एंड नॉट टू कोऑपरेट. ना तो उनकी आज्ञा मानेंगे और ना ही उनको कोऑपरेट करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी आप लोग शॉर्ट में इस तरीके से समझ लें और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो वीडियो देंगे वो हम पूरा एक चैप्टर लेकर के चलेंगे इसी में, और आप लोग समझिए. आप लोग को जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझे पर्सनली भेज दें, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी. टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय.